बैक दोस्तों, है ना। तो शुरू करना है। आज हमें डीपीपी नंबर 15, 16 और 17 आज का लेक्चर उम्मीद है एकदम लास्ट लेक्चर होगा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का। लेकिन हमारा रिश्ता भी खत्म नहीं होगा ना, ये रिश्ता और आगे तक कायम रहेगा ना। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप एमयू, जामिया, बीएचयू की सही तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसका रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा सवाल आपको छोड़ूं। तो ऑलमोस्ट सारे सवाल मेरे को बड़ा मजेदार लगते हैं इस डीपीपी में। तो जल्दी जल्दी सब सवाल को हम लोग देखना शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 में ना इनडायरेक्ट यूज है। अक्सर मैं बच्चों को क्लासरूम में सिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा हो ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज याद है। लेकिन अगर ये उल्टा दे रखा हो, है ना, उल्टा का सेंस मतलब ऐसे दे रखा हो, फॉर्मूला दे रखा हो, तो ये किसकी आइडेंटिटी है ये पता करना, ये चीज आपको थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकती है। तो उसके लिए सिंपल दिख रहा है हमें कि सर ए स्क्वायर दिखा, बी स्क्वायर दिखा, सी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यानी जरूर सी स्क्वायर कोई नंबर होगा। तो एक नंबर सिंगल तो हमें यहाँ पे दिख रहा है सर, ये नंबर दैट इज इनडायरेक्टली 2 का स्क्वायर। और ये भाई साहब बी के स्क्वायर है, और ये बहन जी 2a का स्क्वायर है। तो 3 स्क्वायर तो हमें दिख गया, और बाकी भाई ये जो बनेगा 2ab 2bc 2ca वगैरह होगा। तो इनडायरेक्टली वी कैन राइट दिस एज 2a प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो दिस इज द आंसर इज सी। क्लियर। लेकिन अगर चाहो इस सवाल को ट्रिक से बनाने के लिए तो बड़े आराम से आप एज्यूमिंग ट्रिक लगा के बड़े आराम से बना के दिखा सकते हैं। चाहो तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यही सब ट्रिक्स तो सीखने के लिए आप आए हो हमारे पास यार। बेसिक तो ही उम्मीद है थोड़ी बहुत कमी होगी तो वो सीख जाएंगे आप लोग। अगर इनमें से 3 ऑप्शन, एक तो नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज को भी मारते गोली, क्योंकि अब ए बी सी में आंसर सी दिख रहा है मेरे को इसका। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शंस देखें हम लोग तो वी हैव 2a प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक, a 2a प्लस b प्लस 2 यानी a है इसका आंसर ना, क्योंकि देखने में गलती हो गई, a और c एक ही जैसा लग रहा था। और दिस वी हैव 2a माइनस b प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड हियर वी हैव a प्लस 2b a प्लस 2b प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू एज्यूमिंग ट्रिक के लिए ऑप्शन कर रहा हूँ, वैल्यूज को एज्यूम करना कहते हैं जितने भी वेरिएबल वाले सवाल हैं। जैसे कल को मैंने, अगर आपको याद होगा कि अगर जितने भी वेरिएबल वाले सवाल हैं उसको हम लोग एज्यूमिंग ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे a को 1 मान ले, b को 1 मान ले, तो वहां पे वैल्यू पटकने से पहले मैंने आपको ये ट्रिक से मिलवा चुका हूँ, पॉलिनोमियल के अंदर भी देखेंगे आप। तो a को 1 b को 1 पटकने से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर क्यों ना करें, a को 1 पटक लेते हैं और b को सर 2 पटक लेते हैं, तो हमारी कहानी आसान हो जाएगी। तो a को 1 पटका तो यहाँ से सवाल में से जो वैल्यू बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये हो गया 4, ये 4 का 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 दूनी 8, ये 8 प्लस 8 प्लस का 4, तो ये तो 4 बार 8, 8 चुके 32 और 4 36, वी हैव 36। यानी a को 1 b को 2 पटकने पे जो 36 दे देगा वो हमारा आंसर होगा। a को 1 पटका तो ये बन गया 2, b को 2 पटका तो ये बन गया 2, और c को 2 पटका तो ये भी बन गया 2 का होल स्क्वायर। दिस वी हैव 6 का स्क्वायर दैट इज 36। मामला हो गया साफ भाई, आंसर ए है। बाकी चाहो तो चेक करके देख लो, यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस 2 10 ससुराल गया पार्ट, ये आंसर यहाँ से 4 आ रहा है। और यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 प्लस का 2, दिस वी हैव 8 का स्क्वायर, दिस इज 64। तो एक ही ऑप्शन मैच कर गया। तो एज्यूमिंग ट्रिक से सिंपलीफिकेशन, आइडेंटिटीज के अंदर मैं एज्यूमिंग ट्रिक चला के दिखा रहा हूँ आपको। और थोड़ा सा नंबर लिखना भूल गया क्योंकि ये नंबर अभी बहुत काम आने वाला आपको, 7906839480, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको पता हूँ टेस्ट सीरीज के साथ आने वाला बेसिक मैथमेटिक्स की पूरी टेस्ट सीरीज आएगी, है ना। तो इसके जितने भी वीडियोस हैं या आप सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, फायदेमंद तो ही है, वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो एक तो ये हो गया सवाल। अगला नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन भी आसान है, ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज है। अगर a माइनस बी हमें पता है तो a प्लस बी पता करना है। ये तो सिंपल आपको पता है ना, a माइनस बी अगर आपको दे रखा है, a प्लस बी अगर आपको पता करना है तो a प्लस बी को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस अगर यहाँ है तो यहाँ प्लस 4 टाइम्स a इंटू बी। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है x माइनस 1/x की वैल्यू 15/4, तो दिस वी हैव 15/4 का स्क्वायर एडेड विद 4 टाइम्स x इंटू x, तो ससुराल चला जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर में प्लस माइनस नहीं दिया है तो इसको हम इग्नोर करके चल सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है ना सर प्लस माइनस नहीं है, कर सकते हैं इग्नोर, है ना।
अच्छा अगला सवाल तो सिंपल है, अगर आप इसको दूसरे अंदाज में देखो, नॉर्मल बंदे इसको कैलकुलेट करेंगे 75 का स्क्वायर 2 टाइम्स 75 into 25, ये डायरेक्ट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये 75 है, यहाँ पे 25 है, तो दिस इज इनडायरेक्टली a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज 100 का स्क्वायर, द आंसर इज दिस ना, ये 10,000 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर ये हो गया थर्ड का। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ यहाँ पे एक अच्छा सवाल है। फोर्थ अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो अगर मेरे को लिखना चाहिए यहाँ पे एक अच्छा सवाल, दैट वुड बी 4 होना चाहिए था यहाँ पे एक अच्छा सवाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अगर a के पावर में 1/3, b के पावर में 1/3 और c के पावर में 1/3 0 है। क्यों इसलिए अच्छा ये सवाल है क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी लगेगा, थोड़ा सर्च भी यूज होगा ना, सर्च एंड इंडाइसेस। तो वैसे टॉपिक या वैसे सवाल को मैं ज्यादा अच्छा मानता हूँ जहाँ पे एक से ज्यादा चैप्टर को यूज किया गया हो, यहाँ पे एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। 3 नंबरों का सम अगर 0 है तो आपसे पूछा गया इनमें से बताओ कौन सा चीज सही होगा। तो जैसे हमने देखा यार 3 नंबरों का सम 0 है, तो यहाँ हम लोगों ने जाना है यार 3 नंबरों का सम 0, तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था जहाँ 3 नंबरों का सम 0 होगा, तो इनका क्यूब, इन नंबरों का क्यूब यानी a 1/3 का होल क्यूब, b 1/3 का होल क्यूब और c 1/3 का होल क्यूब, that will be equal to 3 times a into b into c, यानी ये पूरी क्वांटिटी a है ना, x बोल दो, y बोल दो, z बोल दो, तो 3 times x y है ना और z के बराबर हो जाएगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, खत्म नहीं हुआ है कहां। ऐसा करके कोई ऑप्शन किसी में नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हमने आगे बढ़ा। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी हियर वी हैव a plus b plus c। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको ध्यान होगा अगर सबका बेस सेम है तो पावर, सॉरी सबका पावर सेम है तो हम इन तीनों बेसिस को क्लब करके एक साथ 1/3 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक देखें तो ये भी कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन एक जगह सर a plus b plus c दिख रहा है मेरे को, a में, b में और c में, तो d तो आंसर नहीं रहा, तो क्यों ना हम इसको क्यूबिंग कर लें ना, तो इसको हम लोगों ने क्यूबिंग कर लिया बोथ साइड, तो क्यूबिंग करेंगे तो ये बन जाएगा a plus b plus c का होल क्यूब, और ये 3 का भी क्यूब, क्यूब यहाँ भी होगा, क्यूब यहाँ भी होगा, तो अगर ये 3 का क्यूब हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, और जब इसका क्यूब करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 27 abc के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी दिख रहा है मेरे को, ये बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 फिर से एक आसान आइडेंटिटीज पे बेस्ड, अगर आपको दिख रहा होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी लिखा हुआ है, प्लस का ए बी नहीं, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर सही से देखें तो ये अगर अंदाज अच्छा हो, एक्स स्क्वायर दिस इज एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दे रखा है, तो अगर इसको हम a बोले तो दिस इज a माइनस बी, ये हो गया हमारा b, अगर तो दिस इज a का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये x स्क्वायर नहीं, अगर 1 का स्क्वायर देखें तो दिस वी हैव b का स्क्वायर, और अगर बीच वाले को हम देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते a और b को, तो दिस वी हैव x स्क्वायर, तो दिस इज इनडायरेक्टली a into b। अरे सर ये तो फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का, यानी आंसर जो हो जाएगा वो a वैल्यू वाज x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्यूब यानी x की पावर 6 माइनस 1 का क्यूब इज 1, यानी x की पावर 6 माइनस 1 विल बी आवर आंसर। कहां पे ठीक, द आंसर इज डी, सिंपल आंसर इज डी। अब सर फिर से आइडेंटिटीज का सवाल है, सवाल अगर आइडेंटिटीज मेरे को क्लिक नहीं करता तो जिंदाबाद, एज्यूमिंग ट्रिक जिंदाबाद। देखिए आइडेंटिटीज के सवाल को भी एज्यूमिंग ट्रिक बड़े आराम से सॉल्व करके दे रहा है आपको। जब भी कोई चीज सिंप्लीफाई होकर किसी के बराबर आ जाए, है ना, वेरिएबल का चीज वेरिएबल के बराबर आ जाए, द तोड़ इज एज्यूमिंग ट्रिक। 9th इंट्रेंस में तो जम के काम आएगा भाई लोग, बहुत जगह जगह काम आता है। 11th इंट्रेंस में तो बल्ले बल्ले, हर साल 11th इंट्रेंस में ऑलमोस्ट 30 में से 17 से 18 सवाल आप सिर्फ मेरी ट्रिक से करके आ सकते हैं, और ये मैं एनालिसिस के साथ देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। हर साल के एनालिसिस अगर आप मेरी किताब एमी बुशर में देखेंगे, हर साल के एनालिसिस करता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर सारे ऑप्शन को देखेंगे तो अगर हम x की सबसे खूबसूरत वैल्यू 0 पटके तो 3 ऑप्शन सेम हो जा रहा है, a, c और d। पहले ना एज्यूमिंग ट्रिक में ऑप्शन में पटकते हैं वैल्यू, तो 3 ऑप्शन सेम हो जा रहा है तो 0 नहीं पटक सकते, दुनिया का सबसे खूबसूरत वैल्यू, तो हम लोग 1 पटकेंगे अगर तो c, d और a फिर से 0 0 0 हो जाएगा। पहले तो -1 बन रहा था, अब 0 0 0 हो जाएगा, तो सर 1 अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों ना है कि हम लोग ना सर
-1 पटकते हैं, -1 पटकने पे भी कहानी क्या है, सब इवन पावर है, फिर से कहानी 0 हो जाएगी। तो बेटर होगा कि हम 2 पटक के देख लें। तो 2 पटक के यहाँ पे ऑप्शन में भी पटक के देख लिया, दिख रहा है मेरे को सब दूर दूर ऑप्शन है, तो 2 आप यहाँ पे पटको और सेम सारे ऑप्शन में पटको। भविष्यवाणी कर रहा हूँ ना, यही वाला आंसर डी आने वाला है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा शानदार है, बड़ा शानदार है। क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए मैं बोला कि ये डीपीपी ऐसा सवाल तो ऑब्जेक्टिव में बहुत कम दे रखे हैं, लेकिन बहुत शानदार शानदार सवाल दे रखे हैं ना। तो मैं चाहूंगा इसको जरा डिस्कस कर दूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। a² माइनस b² का होल क्यूब, b² माइनस c² का होल क्यूब और c² माइनस a² का होल क्यूब। एक तो होल क्यूब होल क्यूब होल क्यूब यहाँ चल रहा है, और नीचे है a माइनस b का होल क्यूब, तो a माइनस b का होल क्यूब, b माइनस c का होल क्यूब और c माइनस a का होल क्यूब। अगर याद हो आपको मेरा फैक्टराइजेशन वाला लेक्चर, है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में शायद फैक्टराइजेशन के अंदर ये सेम सवाल मैंने कराया, नीचे वाला सेम सवाल। तो जहां पे जिसको हम लोग x बोल दिए थे, इसको y बोल दिए थे और इसको z बोल दिए थे, और तीनों का सम किए थे, तो b कैंसिल, c कैंसिल, a कैंसिल, यानी इन तीनों का सम 0 आ रहा था। दिस नीचे वाला कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स x y z, यानी दिस इज a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a के बराबर। अच्छा, ऊपर फिर से अगर इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं और इसको z बोलते हैं, है ना, ये x y z को अलग मानते हुए, चलो x डैश y डैश और z डैश बोलते, मतलब बच्चे बोलेंगे सर दोनों तो सेम ही हुआ। तो बोर्ड्स में अगर आप इसको ऐसे लिख के आओगे तो गलत माना जाएगा ना, अलग वेरिएबल आपको एज्यूम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर अगर इसको x डैश y डैश और z डैश दो, ये क्यूब को भूल जाओ और इन तीनों को जोड़ो, देखो a² b² c² सब कैंसिल हो जाएगा, यानी स्टिल दिस वी कैन राइट एज 3 टाइम्स ये अंदर वाला वैल्यू, यानी a² माइनस b² b² माइनस c² एंड c² माइनस a²। क्लियर? 3 3 ससुराल, a² माइनस b² कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू a माइनस b। सोचना बहुत अच्छे से बनेगा स्टेप चीज है। तो नीचे का a माइनस b को ले जाएगा, सिमिलरली नीचे का b माइनस c यहाँ के b माइनस c को ले जाएगा, और नीचे का c माइनस a यहाँ के c माइनस a को ले जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा c प्लस a, यहाँ पे बचेगा b प्लस c। तो बचा क्या क्या, बचा हमारे पास a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a। द फाइनल आंसर इज a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a के बराबर। तो दुनिया गोल है और आंसर अनमोल है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। तो सर क्या हम फिर से इसको एज्यूमिंग ट्रिक से बना सकते हैं? बना लेंगे। 4 ऑप्शन, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 0 और 1 नहीं ले पाओगे, कहानी एकदम डिफरेंट है, तो आपको अलग अलग नंबर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। बड़ा शानदार सवाल, एमयू के 11th इंट्रेंस में आया हुआ है, ये डीपीपी में 4 साल से करा रहा हूँ, 11th इंट्रेंस में सेम सवाल आया हुआ है ना। तो जरा हम देखते हैं इसको, इस सवाल को ना, क्वेश्चन नंबर 7 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा मजेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस y का होल क्यूब इज सब्ट्रैक्टेड विद x माइनस y का होल क्यूब, x माइनस y का होल क्यूब, है ना। उसके बाद माइनस 6y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स y क्यूब, है ना। ये k टाइम्स y क्यूब के बराबर आ रहा है, तो आपसे k की वैल्यू पूछी गई। ऑप्शन में दे रखा है 1 2 3 4 8 करके ना। इस सवाल को करने के लिए सिंपल अगर आप देखें इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं। सिंपल, आपको इसका आइडेंटिटीज ओपन करो, इसका आइडेंटिटीज ओपन करो, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख ले आप, इसमें से आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, और अगर ना दिखे तो कोई नहीं, नवाब सर के एज्यूमिंग ट्रिक कर लेना, आप थोड़ा एज्यूमिंग ट्रिक से मजा लेने की कोशिश करते हैं, है ना। सर y की वैल्यू जो भी होगी y के टर्म्स में चाहिए, y के टर्म्स में चाहिए हमें। तो सर अगर आंसर 1 है तो यहां पे मान लीजिए 1 लिखा होगा, तो अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ x और y का पटके और यहाँ पे हम सेम वैल्यू पटके, तो दोनों को बराबर आ जाना चाहिए। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत वैल्यू है ना, 1 पटकते हैं, x को भी और y को भी 1 पटकते हैं, तो 1 + 1 2, 2 का क्यूब इज 8 और 1 - 1 0, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0, इनटू एनीथिंग विल बी 0 हो गया। तो दिस वी हैव 1 टाइम्स y का क्यूब। तो सर ये तो यहाँ भी y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी 1 पटक दिया मैंने, तो 1 का क्यूब, यानी इन रखिए, ये लिखा हुआ है 8 = 1, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से तो मेरे को एक बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है कि k को तो डायरेक्ट 8 होना पड़ेगा ना। तो k की वैल्यू सिंपल दिख रही है यार, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को 1 पटकते हैं, इधर से 8 आ रहा है, तो ये k की वैल्यू फिक्स हो गई, द आंसर इज 8, है ना।
तो K8 बहुत आराम से आप एज्यूमिंग ट्रिक से, शायद 2 सेकंड का ये सवाल है अगर आप एज्यूमिंग ट्रिक से बनाने बैठते तो, ठीक है। तो कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत अच्छी चीज है, सिखाने वाली चीज है। इस बार एमयू में 2019 पे इस पे बेस्ड सवाल आया था 11th एंट्रेंस पे, जहां पे हम लोग कंपेयरिंग द वेरिएबल करते हैं इनडायरेक्टली, है ना। तो ये दे रखे हैं भाई साहब महारथी x³ माइनस 3x² प्लस का 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू x प्लस 1 ax² प्लस का bx प्लस का c, इसके बराबर आपको दे रखा है और आपसे बोला है कि बताइए a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी। दो अंदाज में इसको हम कर सकते हैं, दो तरह से इसको कर सकते हैं। एक तो तरीका ये नॉर्मल बंदा सोचेगा इसको, क्यों ना हम ऐसा करें सर, इसको x को पूरे से मल्टीप्लाई कर दें और 1 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो तरीका होगा बाय कंपेयरिंग द वेरिएबल होगा। तो ये मैं करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक चीज सीखनी है हमें, है ना। प्लस का c ax² प्लस का bx प्लस का c, तो ये हो जाएगा a टाइम्स x से मल्टीप्लाई हो गया ax³ प्लस bx² प्लस का cx, यहाँ से ax² प्लस का bx प्लस का c, x², तो दिस वी हैव a प्लस b एज x²। और इसकी अगर हम बात करें x³ का टर्म तो सबसे पहला सिंगल है और cx यहाँ पे, cx यहाँ पे, तो c प्लस b टाइम्स x और प्लस का कांस्टेंट c ये दे रखा है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी दे रखी है दैट इज इनडायरेक्टली x³ माइनस 3x² प्लस का 3x प्लस का 7 एंड यू हैव सेड दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c की वैल्यू बताइए। तो सर यहाँ से तो मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहा b प्लस c की जो वैल्यू है वो यहाँ से कंपेयर, इसी को हम लोग कहते हैं कंपेयरिंग द वेरिएबल। लेकिन कंपेयरिंग द वेरिएबल में बहुत शानदार चीज है जो आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ चीज और यहाँ पे लिखा हुआ चीज 1 होना चाहिए, तब हम कंपेयर आराम से और सही तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा था डायरेक्टली, a को तो 1 होना पड़ेगा। तो b प्लस c ऑलरेडी यहाँ से 3 दिख रहा है, कंपेयरिंग द वेरिएबल x का वेरिएबल को कंपेयर कर लिया, तो b प्लस c की वैल्यू तो 3 है, तो a की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज 4, 8 का आंसर a हो जाएगा। लेकिन अगर इस सवाल को एक दूसरे अंदाज से भी अगर हम करना चाहें तो और जल्दी कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन से बचना चाह रहे हो तो इस चर्चा को नीचे डिवीजन में भेज दो। मेथड 2, तो x³ माइनस 3x² प्लस का 3x प्लस का 7 को हमने डिवाइड कर दिया x प्लस 1 से। डिवीजन अब आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। भविष्यवाणी, ये दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, सिंपल है, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। अगर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है तो भविष्यवाणी कर रहा हूं, नीचे जो लिखा हुआ है वो रिमाइंडर 0 आएगा। और एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं, यहाँ पे क्यूबिक लिखा हुआ है, यहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है। तो पॉलिनोमियल के डिवीजन के अंदर ये बात हमने सीखा है, पॉलिनोमियल के डिवीजन हमने ये बात सीखा है। अगर क्यूबिक है, एक लीनियर से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बनेगा। अब वो जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसके कोफिशिएंट्स ही बेसिकली ये लिखे हुए हैं, है ना, क्योंकि लीनियर मल्टीप्लाइड विद क्वाड्रेटिक विल रिजल्ट इनटू अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो उस क्वाड्रेटिक के वेरिएबल को हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें a, b और c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल एकदम, कंपेयरिंग द वेरिएबल से आप a और b की वैल्यू बता सकते हैं और डायरेक्ट इसमें जो आइडेंटिटी लगेगा वो दिख रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b एंड a² माइनस b² से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं कराता हूँ और इसका फायदा 11th इंटर के बच्चों को हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में, जहाँ पे पूछ रखा था x अपॉन y प्लस y अपॉन x की वैल्यू अगर -1 है तो x³ माइनस y³ की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा ठीक है सर, जरा x³ माइनस y³ की वैल्यू की आइडेंटिटी जो है उसको हम लिख के एक बार देखते हैं। तो ये बन जाएगा सर x माइनस y, ये x² प्लस y², जब यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस का xy होता। अभी थोड़ा देर पहले भी हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया था। चलिए अब जो यहाँ पे दे रखा है जरा इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो नवाब सर का फंडा आपको एलसीएम मत लो, खटक खटक करो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x², इसको इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया y², डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट ये एलसीएम या फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन को बड़े आराम से ऐसे जोड़ सकते हैं। अब इस xy को इधर भेज दिया तो x² प्लस y² माइनस का xy और माइनस के xy को इधर ले आया तो x² प्लस y² प्लस का xy इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी सर ये जो क्वांटिटी दे रखी है दिस इज इक्वल टू 0 और 0 इनटू एनीथिंग विल बी 0, यानी इसका जो आंसर हो गया दैट इज 0। सिंपल, ठीक है, इतना सिंपल था ये सवाल अगर हम लोग इसको आइडेंटिटीज की मदद से कर लिए होते हैं। तो ये सवाल आपके पास जो है वो बेसिकली
ऑब्जेक्टिव मेथड से, मतलब ऑब्जेक्टिव पे जो सवाल थे 10 सवाल दे रखे थे आपको, बाकी के जो सवाल है वो सब्जेक्टिव है। जो मुझे नहीं लग रहा है सच को एक्सप्लेन करने वाले सवाल है। पहला तो आसान है, 11वां आसान है, 12वां आसान है क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटीज का खेल है, 13वां भी एक्सपेंड करना है, 14वां क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया एकदम, 15वां इस तरह का सवाल आइडेंटिटीज में मैंने बहुत सारे कराए, स्क्वायरिंग को वैसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 यानी 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119 आंसर हो जाएगा, 15 का डायरेक्ट वैल्यू, 16 17 इस तरह के सवाल मैंने क्लासरूम में कराए हुए हैं, 18 वेरीफाई करने वाली चीजें हैं। तो 18 बोर्ड्स के हिसाब से थोड़ा अच्छा सवाल है। वेरीफाई ऐसे करते हैं हम लोग, तो एक्स को अपने से कुछ मान लेते हैं, वाई को अपने से कुछ मान लेते हैं। जो मेरा एज्यूमिंग ट्रिक है वो बेसिकली यहाँ पे वेरिफिकेशन है, आप वेरीफाई कर लो 1 और 2, अगर LHS और RHS हमेशा बराबर है, दिस इज आइडेंटिटी, तो 1 और 2 पटकने पे, या 2 और 4 पटक लो, कोई भी वैल्यू पटक लो, सेम वैल्यू LHS से पटको और सेम वैल्यू RHS से पटको, अगर दोनों बराबर दे दे तो दोनों एकदम बात सही लिखा है, इसको हम लोग वेरिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो AQ प्लस BQ प्लस CQ के आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, इस तरह का सवाल मैंने आपको क्लासरूम में कराया है। 20 वेरिफिकेशन पे है, क्या वेरीफाई करोगे आप, डायरेक्ट आइडेंटिटीज जानते हो, और आइडेंटिटीज मैंने अपनी शीट में भी दे रखी है ना, जो आपको शीट मिला है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जाके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात आई सर क्वेश्चन नंबर 20 पर, थोड़ा सा 21 देखते हैं, क्योंकि 21 भी इनडायरेक्टली आपको दे रखा है ये सवाल, आइडेंटिटीज का तो है, अगर देखा जाए थोड़ा सा, यहाँ पे 35 का स्क्वायर 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12 दे रखा है, और आपसे ये बोला गया है कि ये पता करिए अगर ये किसी भी रेक्टेंगल का एरिया है तो इसका लेंथ और ब्रेथ का पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकता है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को दो क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन में ले आऊं, यानी इसको फैक्टराइज करके दो के फैक्टर में, दो लीनियर फैक्टर में तोड़ दूं, तो एक लीनियर फैक्टर लेंथ बन जाएगा, दूसरा लीनियर फैक्टर ब्रेथ बन जाएगा। तो अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये जो भी आपको तरीका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वो कर लेना। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग के सवाल को करने के मेरे पास बहुत शानदार छोटे मोटे ट्रिक हैं, तो कभी फिर मुलाकात होगी तो मैं आपको इस ट्रिक से मिलवाऊंगा। सेम गोस क्वेश्चन नंबर 22 है, ये 9th में NCERT में इस तरह के सवाल दे रखे हैं। बाकी रहा सवाल क्वेश्चन नंबर 23 जो कि फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, फैक्टराइज है, दैट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज ना बने, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड पार्ट मेरे को दिख रहा है, आप इसको ग्रुपिंग से, पहला और तीसरा का ग्रुपिंग और दूसरा और चौथा की ग्रुपिंग से कर सकते हैं इस सवाल को। तो फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको हेल्प है, जो अगला DPP है फैक्टराइजेशन का उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ भी उतारना आप उतार लीजिए, तो काफ़ी कुछ हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में DPPs में भी सीखा है, ठीक है। तो क्लासरूम भी अपने मज़ेदार होता है, DPP तो अपने और मज़ेदार होता है। जब हम शीट करते हैं, थ्योरी पढ़ता है इंसान, तो थ्योरी में कुछ नई चीज़ें दिखती हैं उनको, ठीक है। और कुछ मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो भाई लिख दो आपको समझ में आ रहा है, उसको क्या क्लासरूम में एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो वैसी भी चीज़ें होती हैं जो आप लोग को थ्योरी शीट में जाकर देखना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट DPP की तरफ, DPP नंबर 16 दैट इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। उतार लीजिए यहाँ तक जो कुछ उतारना है आपको। हेलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ना, DPP नंबर 16 जो कि फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन पे बेस्ड था। इससे पहले अगर आप सारे वीडियोस को देख रहे हैं और आज ही कल में अगर देख रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर देख रहे हैं, तो आपके लिए फायदेमंद ये है कि बहुत जल्दी मैं बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज पे पूरा टेस्ट सीरीज कराने वाला हूँ, और जिसमें मैं तरह के प्राइजेस, बहुत फायदेमंद सौदा है अपना, बहुत फायदेमंद सौदा है, ठीक है। और सब चीज़ तो फ्री चल रहा है यार, इधर मैं जितनी भी चीज़ें आपको दे रहा हूँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में 7 टेस्ट को देने के लिए, ठीक है, 7 टेस्ट पेपर लूँगा मैं बैक टू बैक 7 डेज, 7 टेस्ट पेपर। तो आप इस नंबर पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, 3 मई से पहले तक, 3 मई से पहले तक, है ना। तो आपके लिए बहुत कुछ सुनहरा अवसर है 3 मई से पहले तक। तो दिस वी हैव x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, x + 1 अगर फैक्टर पता करना है तो सिंपल आप ये देख लो फैक्टर थ्योरम की मदद से, अगर x + 1 फैक्टर है तो यहाँ से 0 पटका, x की वैल्यू -1 आई, -1 सारे ऑप्शन में पटक देंगे, जो 0 बना देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बात सर काफ़ी लंबा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल लंबा होगा, क्योंकि इस सवाल को ऑब्जेक्टिव तरीके से करने के अलावा एक ही तरीका है कि अब क्या करो, आप सारे ऑप्शन को फैक्टराइज करो, ये तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबको फैक्टराइज करो और उसमें देखो कहाँ पे x + 1 फैक्टर के फॉर्म में दिख रहा है,
आप बेवकूफ बना रहे हो मास्टर, ये तो बढ़िया, ऐसे ही हम डायरेक्ट -1 पटक के देख लेंगे कौन मेरे को 0 बना के दे रहा है, तो आंसर वही हो जाएगा हमारा ना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, x - 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 2 तो बढ़िया है। x - 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ से 0 पटका, x की वैल्यू 2 आई, अब p ऑफ 2 निकाल देंगे पॉलिनोमियल पे की वैल्यू 2 पे, ये आपको आता है पॉलिनोमियल का लेक्चर अगर आपने देखा है तो बड़े आराम से हम p ऑफ 2 पटक देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि अगला सर x + 5 अगर फैक्टर है x³ - 20x + 5 ऐसा सवाल एमयू के 11th इंट्रेंस में आया हुआ है। अगर फैक्टर है तो ये बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से 0 पटका मैंने, तो यहाँ से x की वैल्यू -5 आई और p ऑफ -5 कैलकुलेट करेंगे जो कि -5 का क्यूब, अगर पॉलिनोमियल आपके सामने डीपीपी आपके सामने अगर होगा तो ये बड़े आराम से दिख रहा होगा, दिस इज इक्वल टू 0। x की जगह पे यहाँ पे -5 पटकना है, तो -5 का क्यूब 125, माइनस माइनस प्लस का 100 प्लस का 5k इज 0, कि -25 उधर जाएगा तो 5k इज 25, तो k की वैल्यू 5 आ गई। इस तरह के सवाल हम लोग ऑब्जेक्टिव ट्रिक से भी कर सकते हैं, ऑप्शन पटक के। सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पटकना नहीं है, यहाँ पे चालाकी है। अगर x + 1 इसका एक फैक्टर है तो यहाँ से 0 पटका, x की वैल्यू -1 आई। अब p ऑफ -1 जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 140, अब 140 में आपको पता है ये देखने के लिए कि प्लस का 1 बनेगा या माइनस का 1 बनेगा, और x के पावर में 151, तो 2 टाइम्स x यानी -1 के पावर में 151 प्लस का k दैट शुड बी इक्वल टू 0। इस तरह का सवाल, ये सेम कॉन्सेप्ट पे प्लस के पावर में 99 और 100 दे रखा था, एमयू के 11th इंट्रेंस में आया। तो आप सोचो जो मैं करा रहा हूँ सच में फायदेमंद सौदा है अपने लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना सारी चीजें आप अपने तरफ से तैयार कर लोगे, ठीक है, तो अच्छी चीज है। अब यहाँ से तो प्लस का 1 बनेगा, यहाँ से -1 बाहर आएगा, लेकिन वो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करके -2 बना देगा, प्लस का k इक्वल टू 0। यहाँ -1 है, उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू बना जाएगी। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान डीपीपी है यार। क्वेश्चन नंबर 5 में बड़ा प्यारा मानता हूँ, इसलिए प्यारा मानता हूँ, इस तरह के सवाल मैं क्लासरूम में वर्बल कराता हूँ आपको, कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है कि f ऑफ -2 ना सर 0 हो रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है x की जगह पे -1/2 पटका गया है। दाया बाया कर लेते हैं, जिसमें हम पूरा महारत हासिल किए हैं, हम लोग बचपन से दाया बाया तो करते आते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये -1 को इधर भेज दिया तो 2x + 1 = 0, यानी सेम ये फंडा 0 वाला से हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि 2x + 1 इस पॉलिनोमियल fx का एक ना एक फैक्टर तो जरूर होगा। एक ना एक क्यों बोलते हैं सर, ये क्यों नहीं बोलते डैम एक फैक्टर होगा? क्योंकि हो सकता है इस पॉलिनोमियल के करोड़ों पावर हो तो करोड़ों फैक्टर बन सकते हैं, तो उनमें से कोई एक फैक्टर ये जरूर होगा, इसलिए ऐसा बोलते हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7वां अच्छा है, अगर उतारा जाता तो यहाँ पे 7वां सवाल उतारा जाता, ठीक है। इफ बोथ x - 2 and x - 1/2 आर द फैक्टर ऑफ दिस देन व्हाट? तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7वां की बात कर रहे हैं। क्या हम लोगों ने छठा छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल छठा छोड़ दिया, तो छठा हम लोग देखते हैं ना यार, ओहो हो जिया तर हो गया भाई कसम से। ये भी मजेदार सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहिए ऐसा सवाल, ऐसा तो सेम नहीं, इसी पे बेस्ड है ना, इसी तरह का थोड़ा कॉन्सेप्ट आर डी शर्मा में दे रखा है, ठीक है। तो इसको करते हैं, a और b की वैल्यू आपसे बोली कि इफ इवेंट दिस इज डिवाइडेड बाय x² - 3x, कौन सा भाई साहब डिवाइडेड है? एक पॉलिनोमियल दे रखा है x³ - 2x² प्लस का x - b, x³ - 2x² प्लस का ax - b को अगर हम डिवाइड करें, x³ - 2x² प्लस का ax - b को हम डिवाइड करें x² - 2x -3 से, तो जो फैक्टर जो रिमाइंडर आता है वो x - 6 आता है। चलो ठीक है, बढ़िया सर। एक क्वाड्रेटिक को, एक क्यूबिक को एक क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें तो एक लीनियर आना चाहिए, ठीक है। कोएफिशिएंट नहीं, रिमाइंडर भी लीनियर आ रहा है, तो हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है कि जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा इससे कम पावर का आएगा, कम डिग्री का आएगा। तो एकदम बात सही है, कम डिग्री का आ रहा है। तो हमने अगर फैक्टर थ्योरम नहीं, हमने अगर डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल अगर पढ़ा है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल याद रखेंगे आप ना, तो वहां पर हमने देखा है कि यहाँ पे जो चर्चा लिखे हुए px दैट इज, और यहाँ पे बहन जी लिखे हैं gx, और यहाँ पे जो लिखे हैं भाई साहब qx, और यहाँ जो चर्चा लिखे हुए हैं rx, तो px इज ऑलवेज इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस का दिस। तो ये भाई साहब है हमारे px, बहन जी qx देख नहीं रही हैं कि qx क्या है, लेकिन इतना हमें पता है कि px में अगर हम px को ऐसे लिख सकते हैं दैट इज gx
इंटू क्यू एक्स प्लस का आर एक्स। तो आर एक्स जब हम इधर भेज दें अगर, तो पी एक्स माइनस आर एक्स दैट कैन बी रिटन एज जी एक्स इंटू क्यू एक्स। सोचने वाली बात, ऐसा कर क्यों रहे हैं सर आप? हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि हम इसके यहाँ से दो फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चर्चा लिखे हुए हो सकता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, तो वो दो फैक्टर में अलग कर दो, दो बार फैक्टर थ्योरम चला दो। एक तो तरीका ये हो सकता है, अगर आप देसी मेथड अपना चाहते हैं, नॉर्मल बंदा बोला अरे सर ये तो डिवीजन का सवाल है, नॉर्मल आप डिवाइड कर दो ना इसको, ये लिखो चचा को यहाँ पे, ये बहन जी को लिखो यहाँ पे, नॉर्मल डिवीजन कर दो, यहाँ पे ए और बी के टर्म्स में रिमाइंडर आएगा, उसको कंपेयर कर लो x - 6 के साथ। एमयू में 11th इंटरेस्ट में भी आया है सवाल 2016 में, आपके एनसीईआरटी में क्लास 10 पे चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, पेज नंबर 36 है ना, 36 पे तो 2.4 एक्सरसाइज शुरू होता है, 37 है इधर के पेज पे है 37। क्वेश्चन नंबर 5वां है, k और a की वैल्यू बताओ। उसी तरह का सवाल ये है, लेकिन वहां पे फोर्थ पावर है और यहाँ क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं, k और a की वैल्यू पूछी जाती है, यहाँ पे a और b की वैल्यू पूछी गई। तो वो सवाल अगर आपको ध्यान है तो उसमें यही तरीका हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। ये तरीका बहुत अच्छा है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है इसमें हम बड़े आराम से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो वहां पे ये वाला तरीका क्यों नहीं अपना सकते हैं सर? क्योंकि वहां पे यहाँ पे k वगैरह कुछ दे रखा है, यहाँ पे बड़े आराम से मेरे को दिख रहा है, इसको हम दो नंबरों को दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 3x प्लस का x में तोड़ दिए तो दोनों मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा, तो माइनस का 3 और x स्क्वायर। तो एक फैक्टर दिख रहा है मेरे को x - 3, और एक फैक्टर यहाँ से हम x कॉमन लिए, यहाँ से 1 कॉमन लिए, तो x + 1 इसका दूसरा फैक्टर दिख रहा है। तो अब सोचने वाली बात, अगर मान लीजिए मैंने रिमाइंडर को पूरी तरह यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया है, यानी x - 6 को हम इधर ले आएंगे, तो दिस विल बी व्हाट, माइनस का x बन जाएगा, और माइनस जब इधर आएगा तो प्लस का 6। यानी अगर ये क्वांटिटी लिखी हुई है और नीचे वाले चचा इन दोनों के फैक्टर हैं, यानी इसको काटने से पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो आपने हटा दिया उसमें से। अगर रिमाइंडर हटा दिया तो पूरी तरह कट जाएगा, मतलब हम दो बार फैक्टर थ्योरम चला देंगे। अब दो बार फैक्टर थ्योरम अगर चला लेंगे आप, तो बहुत सिंपल दिख रहा है। एक बार यहाँ पे 0 पटको तो x की वैल्यू -1 आ रही है, तो एक बार -1 पटकना तो a और b में इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक बार यहाँ पे x की वैल्यू 3 पटकना, 3, तो फिर से a और b में एक इक्वेशन आएगा, उन दोनों को सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द फाइनल आंसर। और अगर 10th में है आप तो इसको सॉल्व करने बहुत अच्छे जानते हैं, 9th में है तब भी जानते हैं, 8th में आप तब भी जानते हैं, क्योंकि आपके स्कूल का टीचर उठा पटक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो जरूर 8th क्लास तक में सिखा देता है। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये बड़ा शानदार था ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 पे हम आगे रुक गए थे कि अगर दोनों ये फैक्टर है तो p और q में क्या रिलेशन। तो सिंपल, अगर x - 2 इसका फैक्टर है तो x को 2 पटकने पे यानी p ऑफ 2 ये भी 0 होगा, और x - 1/2 भी इसका एक फैक्टर है, तो यानी x को 1/2 पटकने पे भी ये 0 होगा। अभी दोनों चचा 0 को हम 0 के बराबर कर देंगे, यहीं पे ये चालाकी है, यानी px स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का r दे रखा है। एक बार हम तो यहाँ पे 2 पटकेंगे, तो p ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2 प्लस का r विल बी इक्वल्स टू p ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 1/2 प्लस का r विल गिव यू 0। ठीक है, तो सर यहाँ पे p और r तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए r और r कैंसिल हो जाएगा, तो p ये 5/2 यहाँ से चलो p की वैल्यू निकल जाएगी। r के बारे में क्या कहेंगे आप? तो यहाँ से p निकाल लो, ठीक है, और p पटक दो यहाँ कहीं पे ना, जैसे इस क्वांटिटी भी ऑल्सो 0 ना, ये क्वांटिटी क्या है 4p प्लस का 10 प्लस का r इज इक्वल टू 0। ये जो p है वो यहाँ ला के पटक दो, यहाँ से r आपको मिल जाएगा। तो अब आपको p भी पता है और r भी पता है, किसी एक इक्वेशन में पटक लो, यानी a b c d में देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। if x - 1 is a factor of polynomial fx but not gx then it must be a factor of, बहुत शानदार सवाल। अगर x - 1 fx को काट दे रहा है, सोचने वाली बात है, एकदम बहुत अच्छे सुनिएगा आप, और gx को नहीं काट रहा है, मतलब डिवीजन यानी फैक्टर नहीं है, काटेगा नहीं, तो x - 1 डैम श्योर किसका एक फैक्टर हो सकता है?
सोचिए अगर मान लीजिए इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड करने से अगर ये कट रहा है तो नीचे डिवीजन में भाई साहब नीचे ये भी आएंगे तो इसको काटेगा नहीं, तो ओवरऑल का तो फैक्टर नहीं बनेगा। तो ऐड में नहीं बना तो सब्ट्रैक्शन में भी नहीं बनेगा। और एडिशन इनटू जीएक्स है, एफ एक्स प्लस जीएक्स, डी ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहां पे क्या बनेगा, एफ एक्स इंटू जीएक्स, जीएक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और जीएक्स का स्क्वायर बनेगा, डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस वन से, तो ये भाई साहब तो कट जाएंगे, यहाँ पे इसको काट देगा, चलो जीएक्स आ गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसलिए एक ही ऑप्शन इसका सुटेबल हो रहा है, दैट इज आंसर ए। मेरा सवाल नहीं बनाया भाई, कहीं से कॉपी मारा हुआ है इसलिए आंसर ए आ रहा। घबराओ सर, अभी तो मामला तो कुछ और बोला आपने, ठीक है। तो आंसर वैसे पिछले वाले का ए ही है ना, सातवें का आंसर ए ही है। और इस तरह के सवाल तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 मैं पूरी थ्योरी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें तो थ्योरी शीट पे पूरी दे रखी है इसकी। अगर थ्योरी शीट देखेंगे आप, x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ x के पावर n प्लस वन, x के पावर n प्लस वन इफ x प्लस वन की बात हो रही है। अगर ये फैक्टर है तो x यहां से निकाला माइनस वन यहाँ पे पटक दिया। अब इसको जीरो बनना है, तो जीरो बनने के लिए अगर n कोई भी वैल्यू ले लो तो जीरो नहीं बन पाएगा। अगर मान लो n की जगह पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे प्लस का बनाएगा, प्लस वन इज 2, जीरो नहीं बनेगा। लेकिन अगर n हम यहाँ पे ऑड इंटीजर ले लें, ऑड इंटीजर, ठीक है, तो उस केस में जो है सर मामला एकदम सही है कि सर अगर ये ऑड इंटीजर, देखिए यहाँ पे थोड़ा साइड टाइपिंग एरर हो गया है, 9th में n इज एन ऐड इंटीजर हो गया है, उसको ऑड इंटीजर बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो n अगर ऑड इंटीजर हो जाए तो बढ़िया है, ऑड इंटीजर होगा तो इसको पूरी तरह ऑड होगा, तो ये ऑड पावर होगा तो ये वहां से -1 बनेगा और एडिड विद 1 कट के 0 बना देगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 9th पार्ट का। 10वां सवाल, सबसे लास्ट सवाल इस पॉलिनोमियल का, ये भी बड़ा शानदार सवाल है। अभी शानदार इसलिए है क्योंकि चलो अभी तो यहाँ पे इस तरह का सवाल इसमें आपने ऐसा दिया जिसको हम 2 नंबरों में फैक्टराइज कर दिए। अब फैक्टराइज करके हमने कमाल कर दिया, 2 बार फैक्टर थ्योरम चला के 2 इक्वेशन बनाए और उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टराइज नहीं कर पाओगे आप। और ये आप कैसे बोल रहे हो सर? अगर 10th के बच्चे तो आपने थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालोगे तो डी निगेटिव आएगा। और जान लो अगर जिस भी क्वालिटी का डी निगेटिव आता है उसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या 2 लीनियर रियल लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ पाओगे, रियल लीनियर फैक्टर में। इस पे भी सवाल एक 11th इंटरेस्ट में आ चुका है, तो उस हिसाब से ये लीनियर फैक्टर में तो नहीं होगा सर, तो आप के की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो इसका सिंपल ही तरीका है, इस बड़े वाले जो एक्सप्रेशन उसको यहाँ लिखना और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को यहाँ लिखना, नॉर्मल डिवीजन करना। डिवीजन में के टर्म्स में भी आपको सिखा चुका हूं। यहाँ पे जो बचेगा वो के टर्म्स में आएगा, उसको 0 पटक लेना, तो वहां से के की वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे एक बहुत शानदार सवाल है, ठीक है, कर लीजिएगा आप इसको। अब क्वेश्चन नंबर 11 सब्जेक्टिव सवाल कुछ देखते हैं। आपको कहा गया कि भाई फैक्टर थ्योरम से ये बताइए कि पॉलिनोमियल g इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx। तो बस आपको डायरेक्ट फैक्टर थ्योरम चलाना, ये आपको आसान है। फैक्टराइज करने आपको सिखाया है बहुत शानदार से, अगर आपको स्प्लिटिंग वगैरह जो भी आता हो बहुत अच्छी बात है। क्यूबिक को फैक्टराइज करना सिखाया है मैंने, बहुत सारे तरीके सिखाए हैं आपको, वो आप एक बार देख लेंगे 13। वैसे मैं क्लासरूम में ये तो मैंने एंट्रेंस वाला लेक्चर आपको अपलोड किया है, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने जो डाले हैं, स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स जो डाले हैं मैंने, वो आपको 10th क्लास का एक बैच ले रहा था, उसके लेक्चर रिकॉर्डिंग थी, तो वो मैंने डाले हैं, ठीक है। कुछ बाद में जो लेक्चर्स मैंने डाले 13, 14, 15 वगैरह आइडेंटिटीज वाले जो डाले हैं मैंने, वो मैंने आपको कुछ तो लेक्चर शायद 10th क्लास के डाले हैं मैंने, बेसिक मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ 10th क्लास में, और कुछ लेक्चर मैंने 11th इंट्रेंस के पार्ट के डाले, जहाँ पे लेक्चर 2 लेक्चर नंबर अगर लिख के आ रहा है तो समझ लो 11th इंट्रेंस के लेक्चर्स मैंने उठा के डाले हैं सवाल। तो उसमें शायद मैंने फैक्टराइज वाला पार्ट ना सिखाया हो कि क्यूबिक को हम लोग कितने तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। मेरे पास 5 तरीके क्यूबिक को फैक्टराइज करने के। पहला तरीका तो सिंपल है, आप कोई भी क्यूबिक आइडेंटिटी चला दो। दूसरा तरीका ग्रुपिंग का है। तीसरा तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड का है, आप जो जानते हो क्यूबिक इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं। चौथा स्प्लिटिंग द टर्म का भी है ना, स्प्लिट कर लो तब भी आपको बन जाएगा ये, लेकिन बहुत कम को आता है, लेकिन क्लासरूम ना हो तो मैं सिखा दूंगा आराम से आपको। और 5वां तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ना जाओ तो इतना बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 14 एकदम इसी तरह का सवाल हो गया है ना, ये वाला ए और बी में 2 इक्वेशन बनेगा, तो उस तरह का सवाल होगा, बड़े आराम से आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज द पॉलिनोमियल इज एक्जैक्टली, एकदम इस तरह का सवाल, के वाला जो सवाल किया था वही है। यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम का यूज है। डायरेक्ट वैल्यू जैसे y + 1 पे रिमाइंडर निकालना है तो y = -1 पटक दो, जो वैल्यू आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस अब आपको फिर से रिमाइंडर पता करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है।
क्वेश्चन नंबर 18 इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। सिंपल है, अगर रिमाइंडर सेम दे रहा है तो x = 2 पहले वाले में पटकेंगे और x = 2 दूसरे वाले पॉलिनोमियल में पटकेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, रिमाइंडर सेम है, तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। कैलकुलेट कर लो, वहां से a मिल जाएगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे। एक इक्वेशन से तो आप निकाल लोगे वैल्यू कि सर 15 और 19 आ रहा है रिमाइंडर, तो सर हम 2 पटकने पे f ऑफ 2 जो होगा वो 5 के बराबर, और जो दूसरा पॉलिनोमियल है वहां पे हम 2 पटकेंगे तो वो 19 के बराबर आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस सवाल में टाइपिंग एरर हो गया है। टाइपिंग एरर हो गया है। क्यों एरर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 में? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे मेरे को fx में a और b नहीं दिख रहा है। a तो दिख रहा है चलो दूसरे वाले में, ठीक है, लेकिन पहले वाले में b नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूं यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है क्वेश्चन नंबर 19 में, तो माजरा चाहिएगा। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट यही है, सिंपल है। एक बार हम क्या करेंगे, 2 पटकेंगे तो वहां से अगर b है वहां पे fx में तो वहां से b मिल जाएगा, और एक बार 2 पटकेंगे अगले वाले में जहां पे a दे रखा है तो वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल, क्योंकि रिमाइंडर दे रखा है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल, अगर ये पता करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है तो फैक्टर थ्योरम चला के देख लेंगे। अगर फैक्टर होगा तो ये पूरी तरह 0 दे देगा, अगर फैक्टर नहीं होगा तो 0 नहीं देगा। आंसर बताता है कि भाई ये फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। और बहुत शानदार, इफ यू यूज योर हॉलीडेज करेक्टली टुडे देन यू विल एंजॉय योर हॉलीडेज एट करेक्ट प्लेस इन फ्यूचर। ये नवाब सर ने कहा है, नैब से इब्राहिम, कि आज के दौर में अगर आपने अपने हॉलीडेज को, ये जो दौर चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, अगर इसको सही से यूज कर लिया, हॉलीडेज हैं आपके ना, वेकेशन में घर बैठे हुए यार, इसको आज सही से इस्तेमाल किया तो आगे जाके बहुत अच्छे से अपना हॉलीडेज मनाओगे अपने बाल बच्चों के साथ। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो दिस इज द एंड ऑफ योर डीपीपी नंबर 16। बढ़ते हैं लास्ट डीपीपी की तरह, डीपीपी नंबर 17। वो बस ऐसा ना कि लेक्चर मैंने डाल दिया था पॉलिनोमियल का बच्चों के फरमाइश के हिसाब से। बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे, सर पॉलिनोमियल का लेक्चर डाल दीजिए, लेक्चर डाल दीजिए, तो मैंने डाल दिया लेक्चर। ठीक है, अब लेक्चर डाल के सिर्फ ऐसे अपनी फॉर्मेलिटी क्या पूरी करना, जब चीज़ों को करो तो बहुत अच्छे से करो, वरना मत करो। तो मैंने लेक्चर डाला, उसकी थ्योरी शीट भी डाल दी, पूरी पॉलिनोमियल की थ्योरी शीट भी डाली, फिर उसके रिलेटेड मैंने डीपीपीज भी डाला, जिसको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो वो भी हम लोग जरा जल्दी से कर लेते हैं तो हमारे लिए बल्ले बल्ले रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे आप नवाब सर ने तो लेक्चर डाल दिए सर। ठीक है, ये स्पेशली लास्ट के 2 लेक्चर मैं आप लोग के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। मेरे को कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं ये वीडियोस को आपको डालूंगा यूट्यूब पे, लेक्चर्स नॉर्मल रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जब देखेंगे बस सब कुछ बंद अस्त व्यस्त चल रहा है तो मैंने कहा लोगों को कुछ फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने सारे लेक्चर्स डाल दिए आपको। और आपके लिए डीपीपीज बनाया था मैंने, लेकिन आपके हिसाब से डीपीपीज नहीं है मैं जो देता हूँ फाउंडेशन में ना। 10th क्लास का बैच जब पढ़ाता हूँ, 11th क्लास 12th क्लास के लिए तो अलग डीपीपीज है, 10th तक में डीपीपीज जो बनाता हूँ उसमें थोड़ा सा हट के मैंने आप लोग के लिए अलग से पूरा मेहनत करके आप देखेंगे तो मैंने बनाया है। ठीक है, so this is your DPP number what 16. Now moving forward to DPP number 17. DPP number 17 पॉलिनोमियल्स है। बहुत मजेदार लेक्चर था, काफी अच्छा लोगों ने एंजॉय किया है उस लेक्चर को, बड़ा अच्छा व्यूज जा रहा भी है उसका अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो 11th इंट्रेंस के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 9th इंट्रेंस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं, क्योंकि एक बार बस सवाल आया वो भी 14 फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, लेकिन उसके अंदर जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है वो सब चीजें बेटा आपको पढ़ना है 9th इंट्रेंस के बच्चे। तो आपको वो लेक्चर अगर देखे हो तो बहुत फायदेमंद है, और ना भी फायदेमंद तो आपको देखना है दोस्तों, कि अब दौर ऐसा आ गया है कि आप इंतजार नहीं करेंगे आपके अपने एंट्रेंस के होने का। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो शुरू करने के लिए ही मैंने कहा कि लो यार पॉलिनोमियल की भी चीजें डाल देते हैं, आपके लिए फायदेमंद है। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो चीज पूरी पढ़नी है हमें, तो मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर दिया है आपका 9th क्लास का वहां के हिसाब से। तो बढ़ते हैं सबसे लास्ट में डीपीपी नंबर 17 की तरफ, है ना। इसमें ज्यादा सवाल नहीं होंगे, ऑलमोस्ट थ्योरी जो है ना मैंने क्लासरूम में सिखा दिया है ना, दैट इज बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल्स एंड इट्स टाइप्स। पॉलिनोमियल उनके बाल बच्चों के बारे में जानना था मैं डीपीपी नंबर 17 में। ओके, डीपीपी नंबर 17 जिससे पहला सवाल जो है ऑलरेडी थ्योरी का पार्ट है कि भाई अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके जो पावर्स होंगे दैट शुड बी होल नंबर्स। अब होल नंबर्स अक्सर किताबों में नहीं होता है, इसलिए इसका सही नाम जो किताबों में दिया होता है दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। दूसरा कि सर अगर ये पॉलिनोमियल सही फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसके जो पावर्स होते हैं या तो ये रैंडम नहीं होते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 4 गायब है तो चलेगा, लेकिन ऑर्डर जो होंगे उसके पावर्स जो होंगे या तो डिसेंडिंग में होंगे या तो असेंडिंग में होंगे। मोस्टली जो ज्यादातर आपको एग्जांपल्स बुक्स में दिखेंगे वो डिसेंडिंग पावर में दिखेंगे।
पॉलिनोमियल पता करना तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, रूट एक्स है तो उसको बन जाएगा एक्स के पावर 1/2, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल, तो ए नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ कि एक्स ऊपर चला जाएगा, और सी भी नहीं हुआ क्योंकि शायद आप 10th के बच्चे इस सवाल को कर पाओ। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा जानते हो, वैसे मैंने क्लासरूम में कराया है, लेक्चर में आपको कराया है ना, तो रूट ऑफ -3 इज इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज इनडायरेक्टली व्हाट, दैट इज योर रियल नंबर, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये बड़ा मजेदार है, इसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया। डिग्री की बात करें तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने अगर ट्रिक देखा होगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, पहले वाली की डिग्री है सर 2, उसके बाद की डिग्री है सर 1, उसके बाद की डिग्री है सर 2, तो इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो जो बनेगा वो हमारी फाइनल डिग्री हो जाएगी, तो डिग्री 5 होगा। तो डायरेक्ट हमने इसको ट्रिक से सॉल्व कर लिया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x + 4y + 8z, 3x + 4y + 8z, बहुत अच्छे से सुनना। नॉर्मल बंदा क्या करेगा, इसको इस पूरे को एक्सपेंड करेगा, उसके बाद वहां से x z का कोफिशिएंट निकालेगा, xz ना xy का, सॉरी xy का। हमें पता है कि फॉर्मूला जो बनता है a² बनता है, b² बनता है, c² बनता है, प्लस का 2ab बनता है, तो 2x 2 × 3x × 4y, यही तो बनेगा xy का कोफिशिएंट, और कहीं से तो बनने वाला है ही नहीं, तो कहाँ ही खामोखा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, खाली यही कैलकुलेट कर लो ना, 2 × 3 6, 6 × 4 is 24, द आंसर इज 24, ऑप्शन ए हो गया, खत्म। जीरो अगर पता करना तो बहुत सिंपल है सर, बस इसको जीरो के बराबर पुट कर लो, तो x की वैल्यू 4/3 और x की वैल्यू 1 दिख रहा है। एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और, हाँ, एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, चाहे इक्वेशन लिखता मैं या पॉलिनोमियल लिखता मैं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम, बाइक्वाड्रेटिक है 4 डिग्री का है, तो मैक्सिमम 5 बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं, याद रखना इस बात को आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल नॉर्मल है, आप बचपन से जान रहे हैं कि किसी भी नंबर को या किसी भी पॉलिनोमियल को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो 0x लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली जीरो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, तो इनफैक्ट ऊपर भी लिखा है ये बात कि 0x बी द जीरो पॉलिनोमियल, तो हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आंसर डी हो गया। अब हमें पता करना है सर इसमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, तो सिंपल क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 होना चाहिए, तो सबको सिंप्लीफाई करके देख लो, डिग्री 2 आ रहा है। एक बहुत छोटा सा और एक शानदार सा सवाल यहाँ पे अक्सर याद आता है मेरे को क्वाड्रेटिक को लेकर कि सर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें महारत पाए हुए लोग चकरा जाते हैं कि बोलते हैं सर देखिए तो सर यहाँ पे ना x एलसीएम ले लिया तो ये x² + 1 अपॉन का x + 1, x को उधर भेज दिए तो x² + 1, x भाई साहब उधर चले जाएंगे, तो x बहन जी इधर आके देखिए ये तो डिग्री 2 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। लेकिन सोचने वाली बात, अगर मैं आपसे बोलता कि 1 को भाई साहब इधर ले आए, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर ऐसा लिखा हुआ, तो क्या ये चीज पॉलिनोमियल है, मतलब नहीं सर, आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल है ही नहीं, जब गिवन चीज पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक कैसे हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इज आल्सो पॉलिनोमियल, तो जब वो पॉलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। तो याद रखने वाली चीज है, जो हम दे रखे होते हैं उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो सर आप यहाँ पे अभी जो सवाल कराते हो इस तरह का है ना, यहाँ पे तो आप इस तरह से मान लो ऐसे दे रखा और आपसे पूछा जाए क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो फट सा x³ कैंसिल कर देते हो। अब यहाँ पे तो जो बचता है वो क्वाड्रेटिक रहता है। अब आप बोलते हो सर यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन सोर्स के अभी भी ये पॉलिनोमियल है, काटने पिटने के बाद सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे जो 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 चीज पॉलिनोमियल नहीं था उसको पॉलिनोमियल बना दिया आपने, तो ये खानदानी अलग है और ये दूसरी खानदान है। तो आप अगर एनसीईआरटी को देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में, तो इस तरह का सवाल दे रखा, कहीं नहीं बोला फाइंड दिस सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो ध्यान रखना है, बहुत शानदार चीज मैंने आपको सिखा दिया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 के, तो डिस्कशन बहुत सारी चीजें को सिखाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, व्हाट मस्ट बी एडेड, अब ये सब सवाल मैं सिखाऊंगा, इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि 9th इंटरेस्ट में ऐसे सवाल आते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 तो क्लास नोट से, ठीक है, बहुत सारी चीजें इनफैक्ट ट्रिक्स भी सीखने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मिटाने की जरूरत नहीं, बहुत सारे स्पेस हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। कैसे बच्चे सर आप बहुत कंजूसी करते हो, करना पड़ता है भाई, तरक्की करना तो थोड़ा बहुत कंजूसी करके चलना पड़ेगा। तो बोर्ड में कंजूसी करता हूँ थोड़ा सा मैं, तो थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं रहता, कोई नहीं, आप उतार लिया करें, जब मैं जिस सेक्शन में बात कर रहा हूँ उस सेक्शन में आप वीडियो को पॉज करके बड़े आराम से उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें हम ऐसा का जोड़े सर, का जोड़े, तो हम मान लेते हैं सर x मान लेते हैं, मैथ में तो हम डायरेक्ट x मान लेते हैं। अब यहाँ पे x कैसे माने, सारी कहानी तो x में ही है, तो लेट इट बी, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स,
what should be added? The fill in the blanks is added, such we obtain x cube. So what will be this fill in the blanks? This fill in the blanks is पूरे भाई साहब को इधर भेज देंगे. तो the कहानी is very simple. x cube, ये भाई साहब इधर आ गए, ये भाई साहब इधर आ गए तो प्लस का 2x क्यूब, ये बहन जी इधर आई तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भाई साहब इधर आए तो प्लस का x, और ये भाई छोटा वाला भाई इधर आया तो माइनस का 1 बना दिया. तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 5 टर्म लिखा हुआ है, तो पहली बात फिर से गलत हो जाएंगे. 5 टर्म बिल्कुल नहीं है. ये सेम लाइक पावर्स अगर है, सेम पावर है तो अलग टर्म नहीं काउंट होंगे, वो सेम ही में काउंट होंगे. दिस इज 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 इज आवर फाइनल आंसर. जो कि 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 ए में दे रखा है शायद. ए में दे रखा है तो आंसर इज ए. अब यहाँ सीखने वाली चीज, सर मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत हो जाता है, दायां बायां करने में अक्सर बच्चों को दिक्कत हो जाता है. जैसे 9th इंटरेस्ट के बच्चा आपको बता दूं, जितने भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल हैं आपके जो एनसीईआरटी में 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में, उन सब को इस ट्रिक से सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसको मैं ऑलरेडी पहले मिलवा चुका हूं. एज्यूमिंग ट्रिक. अरे सर बना सकते हैं इस तरह के सवाल को, बिल्कुल नहीं आया आपको सब्ट्रैक्शन, 12 गोली बाद में नवाब सर सीखेंगे 9th क्लास में आके. अभी तो हमारा इंट्रेंस बल्ले बल्ले से निकल जाए. ये वाली कहानी फाइंड करनी है तो ऑप्शन में दे रखा ना आपके पास ए बी सी डी. डी हाँ डी तो नन ऑफ दीज, जिसको हटा दो. ए बी सी में हम देखते हैं. अगर इसमें से अगर ये क्वांटिटी जो हमें ऐड करनी है तो यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू रखें और यहाँ पे वो वैल्यू रखें सेम, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाना चाहिए, है ना. मतलब यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 0 पटक दे, वैसे 0 पटकने पे सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, तो 0 नहीं पटकेंगे हम लोग, है ना. देख लो सारे ऑप्शन में पटक के देखो 0 -1 पहले से भी आ रहा, दूसरे से भी -1 आ रहा, तीसरे से भी -1 आ रहा, तो -0 नहीं पटकेंगे. तो दुनिया का दूसरा खूबसूरत पहले 1 पटकेंगे हम लोग. तो यहाँ भी हम 1 पटके और यहाँ भी 1 पटके, तो इनका सम जो है, जो भी आंसर अगर यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे पटक दिया, उन सब में 1 पटको, इधर भी 1 पटको, तो आंसर 1 आना चाहिए. तो ठीक है सर, देख लेते हैं ना 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो हमने क्या किया, 1 पटका, तो 1 - 1 1 प्लस का 1 माइनस का 2, और ऑप्शन अभी पटकेंगे अभी हम लोग, और इधर तो 1 लिखा हुआ है, यानी अब ऑप्शन में भी हम सारी जगह 1 पटक रहे हैं. तो 1 - 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3 3 - 1 प्लस 1 माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, खत्म खत्म खत्म, ये तो 0 बन रहा है, और यहाँ पे खत्म खत्म, कैसे खत्म, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 बन रहा है, ये खत्म खत्म, ये 2 बन रहा है, सब अलग अलग बन रहा है. बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए सर, कुछ उतारने में गलती हो गई है का. हाँ सर, आपने उतारने में गलती किया है. जो आंसर है ना वो ये इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि हमने देखने में गलती कर दिया. ए में एक्स क्यूब में आगे 3 चाहिए था, जो कि ए में भी नहीं है दोस्तों. 10वें का आंसर तो ए नहीं, 10वें का आंसर सी है. हाँ 10वें का आंसर सी है. 3x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, आंसर तो सी. हम इसलिए नहीं घबरा रहा हूँ, मैं घबरा इसलिए था कि पहले ऑप्शन में यार 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 तो दिख ही नहीं रहा है. तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइए अच्छे से, हमने 1 पटका था. अब यहाँ पे जो लिखा हुआ बना वो क्या बना, 1 - 2, दिस इज माइनस का 1. सुनना बहुत अच्छे से, -1 आया है, -1 आया, और यहाँ पे ऐसा का पटके कि ये मेरे को 1 मिल जाए. तो दिख रहा है सर यहाँ पे इनमें से कोई एक जो पटको जो आपको आंसर परफेक्ट बना के दे दे. 0 पटकने पे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -2 पटकने पे -3 हो जाएगा, 2 अगर पटक देते हैं तो बिल्कुल ये 1 बना देगा, यानी सही बात है सर, आंसर सी है इसका. एक छोटा सा नजराना पेश किया आप लोग के लिए, इरशाद फरमाइए, सॉरी दुआओं में याद रखिएगा. ठीक है, छोटा सा नजराना है आप लोग के लिए. एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, जो भी सवाल होता है पॉलिनोमियल का, एक तोड़ एज्यूमिंग ट्रिक. बाप रे बाप, क्या कर दिया सर आपने. ये पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा अगर एक ट्रिक में हमारा काम हो जाने लगा. बिल्कुल एक ही, यही तो चैप्टर ट्रिक. नाम क्यों पड़ा चैप्टर ट्रिक, मजेदार इसी में है मजेदारी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल. सिंप्लीफिकेशन का कोई भी सवाल हो, चुटकियों में हम सॉल्व करते हैं, जिसका नाम फिर से एज्यूमिंग ट्रिक है. आप लोग अपना इसको बेसिक से सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर 11 को ऐसे सॉल्व करोगे आप लोग, x + 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 1 इज सब्ट्रैक्टेड विद 2/x, और आप उसको दायां बायां करके सिंप्लीफाई करना. तो इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो आ जाएगा. मेरे को नहीं पता भी आंसर, मैं नीचे देख भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ अपने ट्रिक से.
सारे ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ ताकि मैं आपको एज्यूमिंग ट्रिक से एकदम बेखबर कर दूं, बेफिक्र होकर आप एज्यूमिंग ट्रिक जगह जगह पे जहां जहां चाहो वहां वहां लगा सकते हो। तो बहुत अच्छा है ना सर। मेरी ख्वाहिश थी यार मैं प्रोजेक्टर लूँ ताकि सब सवाल को मेरे को ना लिखना ना पड़े, ये पहले से प्रोजेक्ट कर लूँ, उसको डिस्कस कर लूँ ताकि सामने बोर्ड पे भी ना आपको क्वेश्चन दिखता रहे तो बड़े आराम से समझ में आए। कोई नया बंदा भी आए तो उसको दिखे यार यार नवाब सर इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह आगे यूट्यूब से जो कमाऊंगा यूट्यूब पे लगाऊंगा, ये मेरा थोड़ा वादा है। तो वादे पे आऊँगा और वादे पे अपने मुँह करता नहीं, डरने से मैं मरने से मैं कभी डरता नहीं, बादशाह नहीं नवाब ओ नवाब, सिंपल ही कहानी है। तो बढ़ते हैं आगे। दिस वी हैव दो फ्रैक्शन को जोड़ना है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब ये भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जोड़ना क्या सब्ट्रैक्ट करना, तो सिंपल मेरा फंडा, दो फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, खटक से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का। अच्छा ये क्या कर रहे हैं सर आप तो कहे थे ट्रिक से बनाएंगे। अच्छा तो बेसिक का ही कर रहे हैं, मेरा मतलब का बेसिक्स आप कर लेना, हो सकता है बहुत जल्दी बने अगर सिंप्लीफाई नहीं करना है, लेकिन अगर हम ट्रिक से बनाने जाए तो बहुत जल्दी बना सकते हैं सवाल को ट्रिक से। ऐसे बना सकते हैं, जीरो ले नहीं सकते वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। वन नहीं ले सकते हैं, वन नहीं ले सकते हैं क्योंकि नीचे वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो दुनिया का दूसरा खूबसूरत वैल्यू वन ना लेके -1 ले लेते हैं, -1 लेंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फिर चलो सर वन के बाद -1 नहीं लिया तो 2 ले लेते हैं, तो हमने 2 ले लिया, तो हमने 2 ले लिया, 2 लेके यहाँ पे वैल्यू 2 पटका तो 2 + 1 = 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 = 3 और -2/2 तो ये कट के हो गया 1, ये भी कट के 1, तो यानी 1 - 1 = 0। x को 2 पटकने पे 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन में x की जगह हम 2 पटकेंगे, जो मेरे को 0 बना के दे देगा वो मेरा आंसर होगा। 2 पटका, नीचे पटके 8 पटके पटके कुछ ना पटके, 2 - 2 ऊपर 0 लिखा हुआ है, नीचे 0 बस नहीं लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को, 1 - 2 × 2 -2 लिखा हुआ है, तो ये तो 0 बन रहा है सर, तो आंसर यही है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 14 छात्र चेक कर लो, कहीं भी 2 नहीं दिख रहा है, कहीं भी 0 नहीं आने वाला है, तो आंसर ये है, खत्म का। तो सिंप्लीफिकेशन से जल्दी हो जाएगा अगर आप बेसिक से कर रहे होते तो, मतलब इस ट्रिक से कर रहे होते थे। लेकिन ये कभी इसका ये मतलब गलत मतलब मत निकालना, अक्सर बच्चे कुछ ऐसे ऐसे अफवाह पढ़ा देते हैं, फैला देते हैं कि नवाब सर खाली ट्रिक 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 करते हैं। मैं ट्रिक ट्रिक नहीं करता हूँ, आप लोग ज़्यादा पसंद कर लेते हो ट्रिक। मैं कभी भी किसी सवाल को बिना बेसिक बताए हुए आगे नहीं बढ़ता हूँ, बेसिक आपको समझा दिया ऐसे हम कर सकते हैं, बाकी मैं आपको ट्रिक सिखा दिया, रीजनिंग ट्रिक से बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आप रीजनिंग ट्रिक से बड़े आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बना सकते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को आप ऐसे बना सकते हो दोस्तों ना, x² - y²। नॉर्मल बंदा अगर इसको करेगा तो इसको सिंप्लीफिकेशन से करने की कोशिश करेगा ना। xy, अगर यहां से y कॉमन ले लो तो ज्यादा अच्छा है, और x² - xy। अब इनमें से जो भी ऑप्शन हो, यहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, a² - b², तो दिस इज a + b × a - b। तो पहले बेसिक कर रहा हूँ ना, याद रखें, ये मत बोलना कि ना आप सब बेसिक नहीं बताते हैं। a² + b² प्लस का 2ab, तो दिस इज x + y का होल स्क्वायर, स्क्वायर ना लिख के मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया तो दिस इज x + y, और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो दिस इज x - y। देखिए भाई साहब ससुराल चले गए, ये भाई भी ससुराल चले गए, ये बहन जी भी ससुराल चली गई, आंसर y/x आ गया, खत्म कहानी। तो आंसर इज y/x, काम खत्म। तो सर आंसर इज ए, हाँ ए हो गया। तो सिंप्लीफाई करने से हमें ऐसे बन रहा है, तो अगर किसी को ये चीज ना क्लिक करता, दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्रिक ऑब्जेक्टिव ट्रिक के बाद जो मेरा है दैट इज एज्यूमिंग ट्रिक। जितने भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल है 0 और 1 नहीं ले सकते वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा कहानी, इसलिए बेटर है x को 1 ले लेना और y को 2 ले लेना, x को 1 ले लेना, y को 2 ले लेना, यहाँ पे पटक लेना, वैल्यू कैलकुलेट करना, सेम x1 और y2 सारे ऑप्शन में पटकना, जो सेम आंसर दे देगा वही हमारा आंसर होगा, सो जो सेम वैल्यू दे देगा वही हमारा आंसर होगा। तो दिस वी आर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी सिंपल, एवरी पॉलिनोमियल इज अ रेशनल एक्सप्रेशन, एकदम बात सही है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। रेशनल एक्सप्रेशन जितने भी होते हैं पॉलिनोमियल नहीं होता, क्लासरूम में पढ़ाया गया है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट जीरो, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जो डिग्री है x के बाद 5 वाली एकदम सही है, 5 होगी, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा सही है आप बड़े आराम से बता सकते हैं। सिमिलरली नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, सही बात है, जितने भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसका एक भी जीरो नहीं होता है, सब बातें मैंने क्लास में बताया। और एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, एकदम बात सही है,
जितने भी रियल नंबर होते हैं सब के सब जीरो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, ऑब्वियस बात इसमें सारे के सारे सही हैं। रूट टू एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। सब्जेक्टिव सवाल में आपको एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करने में आप महारत हासिल किए हुए हैं। नहीं, इसमें पता करना पॉलिनोमियल कौन सा है, ऑलरेडी आप जानते हैं। फिर इसमें छाटना है कांस्टेंट, लीनियर वगैरह, ये भी आप बहुत अच्छे जानते हैं। एग्जाम्पल इस तरह का सवाल क्लास 9th में पॉलिनोमियल में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 जैसा, वो आप कर लेंगे। कोफिशिएंट बताना, इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता। डिग्री बताना, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जीरो कैलकुलेट करना, ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप। वेरीफाई करना है कि इसका जीरो है या नहीं, तो पटक के देख लो, अगर जीरो के बराबर दे रहा है तो जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 एक बहुत अच्छा क्या है, बकवास है, तो डायरेक्ट वैल्यू निकालना है आपको पॉलिनोमियल की, है ना, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने आपको वैल्यूज कॉमा रूट्स एंड जीरोस वाला पार्ट भी पढ़ाया है पॉलिनोमियल के चैप्टर में, है ना। अब हम ये चेक करना है कि वेदर दिस इज जीरो और नॉट, तो फिर से पटक के देख लिया, अगर सेटिस्फाई कर गया तो जीरो है, जो फिट सेटिस्फाई कर गया वो जीरो, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो जीरो नहीं है, नहीं है। ताली क्यों मार रहे सर? खत्म हुआ हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज, ये हमारा पूरा द एंड हो गया है बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, काफी तीन चला ये सीरीज, काफी लेक्चर्स हमने सीखे, बहुत सारे डीपीपीस देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिला होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ना। लेकिन मेरे तरफ से अभी फिनिश नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 7 टेस्ट पेपर दो, उसके बाद देखो सर्टिफिकेट के साथ जाओ कि हाँ सर, नवाब सर का बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज हमने पढ़ा है। कहीं कहीं बीच बीच में, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन लेक्चर ले रहा था, तो कहीं कहीं मैं बीच में गड़बड़ाया हूँ, बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है मेरे से, मानता हूँ, होता है। आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, इंसान कभी कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो गलती हो सकती है। बच्चों ने पॉइंट आउट किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि लोग इतनी बारीकी से मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, बड़ा मजा। टीचर्स के कमेंट आ रहे हैं कि अच्छा लग रहा है सर, आपने बहुत शानदार चीज बनाई है बच्चों के हिसाब से। सच में मेरी पूरी कोशिश थी कि आपकी मैथ्स को सुधारूं, क्योंकि ऐसे ऐसे भी मैं बेसिक जो 1 GB डेटा सवाल का मैं पार्ट पूछ रहा हूँ आप लोगों, बहुत सारे लोग, करीबन 450 लोग उसमें ऐड हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं उन 450 लोगों में से कम 400 लोग भी तो कम से कम टेस्ट पेपर थे, और अभी और भी लोग ऐड होंगे उस सीरीज में, क्योंकि अभी मैं मोमेंटोज और जो भी इसका एक सिंपल वर्जन, मतलब उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट करूंगा, तो और भी लोग उसमें ऐड होंगे उस सीरीज में। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला दोस्तों, बड़ा मजा आएगा अगर उस 60 टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन होते हैं। तो इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे आप तो बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आप उन बाकी बच्चों से आगे हो जाएंगे जिनको ये बात नहीं पता है कि 3 दिन या 2 दिन बाद हमारा एक पूरा टेस्ट सीरीज चलने वाला है 7 दिनों का, जिसमें नवाब सर अपने जितने भी लेक्चर्स, जितनी डीपीपी और थ्योरी शीट दी उससे सवाल देने वाले हैं। सेम होगा या थोड़ा बहुत डेटा चेंज होगा, क्या होगा उसका अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ कि कैसे मैं लूंगा ये 7 टेस्ट। तब तक के लिए इस लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुनिए, देखिए, कहीं कोई गलती हुई तो माफ करिए। आप मेरे से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, कभी कॉल मत करना, इस पर बहुत रेयर मैं नंबर उठाता हूँ। व्हाट्सअप का रिप्लाई दूंगा जब भी फ्री रहूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और कहीं कोई दिक्कत आई हो तो पर्सनली आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज अभी मेरे को फिनिश नहीं हुआ, अभी भी वक्त है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने डीपीपीस वगैरह सब डिस्कस कर लिया है, तो बड़ा आराम से मैंने बहुत सारी मेहनत की है आप लोग के लिए, और मेहनत का रिटर्न बैक करने का अब मौका आपको आया है। आपने कितना सीखा है मैथ में, मैथ नीड्स प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का रिफ्लेक्शन आपको दिखना चाहिए थ्रू टेस्ट पेपर कि आपने कितना स्कोर किया है। तरह तरह के प्राइजेस के साथ आने वाला हूँ, दुआ में याद रखिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें ताकि वो भी आपको दुआओं में याद दें। यार सच में एक सही चैनल पे आपने मेरे को जगह बताया था दोस्त, बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी मैथ सुधार दी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। यही मज़े को आप फ़ायदा उठाते रहे, दुआओं में याद रखें, घर में सेफ रहें, घर वालों को सेफ रखें, अपने भी सेफ रहें। आप मिलते हैं बहुत जल्द आपको अनाउंसमेंट के साथ, टेस्ट पेपर के अनाउंसमेंट के साथ एंड डिफरेंट प्राइजेस के साथ कि क्या क्या प्राइजेस देने वाला हूँ मैं। जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।